चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग को हम बताएंगे 12th का हिस्ट्री का सारा विविया प्रश्न बनाएंगे। क्या बताएंगे? 12th का हिस्ट्री का जितना भी विविया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको 10-10 जो जरूरी की क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सेम टू सेम एग्जाम में जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। समझ रहे बात को ना? तो पहला क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, समझा दिया करेंगे और आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें। सबसे पहले देखो, हड़प्पा सभ्यता में क्या था। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर के। क्या करेंगे बाबू? सर के। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थे ना वो सीधी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? सीधी। और सीधी होने के बाद सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब अगर फिर यहाँ से सड़क बनेगा तो ऐसे सड़क बनता था। समझ गए बात को ना? तो अब क्या होगा कि ये सड़क आसानी भी रहता था, ठीक है। इतना ही नहीं, उसके बाद सड़क के दोनों साइड से नाले बने होते थे। ये क्या होते थे? दोनों साइड से नाले बने होते थे और नाले के ऊपर से सैलाब से ढका रहता था, ठीक है, ताकि नाला क्या हो? गंदा ना हो, ठीक है। ऊपर से कोई कचरा नहीं जाए। इतना ही नहीं, नाले के बीच में क्या होता था? एक मेन हॉल इतना करके गड्ढा करके बना दिया जाता था। समझ रहे बात को ना? ताकि उसमें नीतीश बाबू का प्लास्टिक बहते हुए जा रहा है तो उस नाला में बैठ जाएगा, फिर वहां से साफ किया जाएगा, या और भी गंदगी वहां पे जमा होता है तो उसमें जमा हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं रुकेगा। नाला में मेन हॉल बनने का क्या रीजन था कि उसमें अगर थोड़ा बहुत गंदगी जाता भी है तो वो उस गड्ढे में जमा हो जाएगा, लेकिन नाले में पानी नहीं रुकेगा, ठीक है। आप लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषता समझ गए, ठीक है। यहीं पे हड़प्पा सभ्यता से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन भी पूछ सकता है। क्या कह सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन का मतलब होता है क्या कि ये हड़प्पा की जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा की सभ्यता खत्म कैसे हुई। अब इतिहास की बात में किसी चीज का आप खोजबीन करने पे लगेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। जो चीज आपको पहले से जो फैक्ट दिया गया है, ठीक है ना, उस चीज को आपको क्या करना है? समझ के मान लेना है। तो इसके पतन की अगर हम पहला बात करें तो पहला आता है कि बाढ़ आ जाने के कारण। क्या आ जाने के कारण? बाढ़ आ गया और जिस कारण से लोग क्या हुए? उस जगह को छोड़ के चले गए। अब कुछ विद्वान कहा क्या कि यहाँ पे महामारी बताएंगे। महामारी मतलब बीमारी। देखो, बीमारी या महामारी में अंतर है, ठीक है ना। जैसे कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस पहले महामारी नहीं था, पहले तो लोग उसको बीमारी कह रहे थे। तो महामारी जब बहुत अधिक मात्रा में फैलने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। तो वहां पे भी जब महामारी फैल गई ना तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उस जगह को छोड़ के चले गए। कुछ आदमी का कहना था कि भूकंप आगे। क्या आगे? भूकंप आगे। कुछ विद्वानों का कहना था कि भूकंप आगे। अब भूकंप आने के कारण क्या हुआ? वहां की जो मिट्टी थी वो अनउपजाऊ हो गई। मिट्टी में किसी प्रकार का फसल नहीं उपज रहा था तो लोग वहां से उस जगह को छोड़ के चले गए। चलिए, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आपको आगे बताएंगे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। क्या बताएंगे? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग। क्या बताएंगे? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कौन सा युग बाबू? स्वर्ण युग। अब देखो, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल में क्या क्या हुआ था? गुप्त काल में सिक्का भी चला था, सोने का सिक्का। समझ रहे बात को ना? गुप्त काल में क्या था कि सोने का सिक्का भी चला था। याद है आशीष बाबू क्वेश्चन? बताएंगे आप खड़ा होके? चलिए बताइए। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल के राजा शासक को हराकर एक राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की और गुप्त काल में मूर्ति कला, ललित कला और स्थापत्य कला के बहुत विकास हुआ। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया। अब देखो, हम थोड़ा सा इसे बेहतर आंसर बताएंगे। इसके सर है तो बेहतर बताएंगे। देखो, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। कहा जाता है कि आप अगर पूर्ण रूप से क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप आंसर आधा उसी टाइम लिख लेंगे। समझ ले बात को ना? तो गुप्त काल को भारत का जो स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में सोना का सिक्का चलता था। कैसा सिक्का चलता था? सोना का सिक्का जब चलता था तो यहाँ से इस बात का भी पता चलता है कि वहाँ का जीवन स्तर अच्छा होगा। लिखिएगा, गुप्त काल में सोने का सिक्का चलता था। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उन्नति किया था। उस गुप्त काल में बहुत सारे साहित्य के विद्वान भी थे। क्या चीज के विद्वान थे? साहित्य के विद्वान भी थे।
वहाँ की जनताओं की व्यवस्थाएं अच्छी थी, अच्छा से व्यापार होता था, अच्छा से कृषि होता था। इसी कारण से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक बार फिर से लास्ट बार बताते हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति किया, साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति किया, आर्थिक दृष्टिकोण से सोना का सिक्का चलता था तो अच्छी स्थिति तो था ही, समझे बात को ना। इसी कारण से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आपको बताएंगे अशोक का धम। क्या बताएंगे? अगला क्वेश्चन है अशोक का धम। क्या याद रखिएगा? अशोक का धम। अब देखो अशोक का धम बताएंगे। अशोक का धम और धर्म एक ही चीज है, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको अभी अशोक का धर्म पढ़ा देंगे और एग्जाम में पूछेगा अशोक का धर्म क्या था, ठीक है ना, तो आप गलती नहीं करिएगा, एक ही चीज है, धर्म और धर्म एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखिए अशोक के बारे में जो बात करेंगे, अशोक एक बहुत अच्छे शासक थे। क्या थे? दूसरी बात है कि जो राजा होते हैं ना, राजा अगर मान लो कि ज्यादा भक्ति भजन करने वाला या ज्यादा शरीफ आदमी हो जाएंगे तो उसका राजपाट चलेगा ही नहीं। राजा जो होते हैं वो क्रूर होते ही हैं, समझ रहे बात को ना। राजा कहेंगे एकदम हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, बगल राज वाला आएगा उसको मार के सारा कुछ लेके चला जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो राजा है तो थोड़ा क्रूर तो होगा ही। दूसरी बात आपको एक चीज खास बात बताते हैं कि आप इतिहास में देखिएगा अधिकतर राजा का क्या होता है, उसके वंश का विनाश हो गया है, उसका कोई कुछ मिलेगा नहीं। अब तो तुम कहोगे सर किसी किसी राजा का तो है, सबका न कुछ कुछ अपवाद में भी होते हैं, समझ गए ना, क्योंकि वो इतने अत्याचार करते हैं ना कि सारा फैसला तो ऊपर में होता है, समझ रहे बात को ना। चलिए मेन बात पे आते हैं। अशोक का धर्म या अशोक के धर्म के बारे में बताएंगे। अशोक जो थे ना, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ब्राह्मण धर्म के मानने के साथ साथ अशोक मीट मांस सारा चीज खाते थे, बहुत खाते थे पहले, समझ रहे बात को ना। उसके बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, अब इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले किसको मानते थे? ब्राह्मण को, ब्राह्मण। अब किसको मानने लगे? बौद्ध धर्म को। अब देखिए आप लोग इसको आंसर में सिर्फ इतना ही अपने कॉपी में लिखिएगा, रिवीजन करते टाइम। आपको जब हम बता रहे हैं, ये रिवीजन नोट्स बता रहे हैं कि आपका एक लाइन का आंसर आप 10 लाइन में लिखेंगे, समझ रहे बात को ना। और आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज को आप ही लिख पाएंगे। दूसरा बच्चा कहेगा क्या अशोक का धर्म लिखा है, अब ब्राह्मण अब बौद्ध लिखा है, बातें खत्म हो गई, कहेगा पूरा गलती है। लेकिन आप इससे 10 लाइन लिख लेंगे। उस प्रकार से आपको हम बताते बेहतर तरीके से। और एग्जाम के समय नोट्स भी आपका ऐसा ही रहना चाहिए, ताकि हम 4 घंटा में पूरा सिलेबस रिवीजन करके चल जाए। एग्जाम के दिन भी तो 24 घंटा का दिन रात होगा ना। एग्जाम का दिन बहुत लंबा दिन है, बहुत लंबा रात होगा, ताकि आप धीरे धीरे पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे। उस दिन तो आपको शॉर्टकट में 2 से 3 घंटा का नोट्स बनाना है और पूरा गेस्ट पेपर रिवीजन करके चल जाना आराम से एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे? अशोक का धर्म पहले किसको मानते थे? ब्राह्मण को। अब किसको मानने लगे? बौद्ध धर्म को मानने लगे। समझ के बात को ना। बौद्ध धर्म के मानने के साथ साथ इसने क्या किया? अपने राज में पशु पक्षियों के वध को रोकवा दिया। किसको रोकवा दिया? वध को रोकवा दिया। ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, इतना ही लिखना है। लेकिन आपको पूरा विस्तार से अशोक के बारे में बताते हैं कि आखिर अशोक के साथ ऐसा हुआ क्या। अशोक जो थे ना, अशोक अपने राज का विस्तार करना चाहते थे। ये सारा चीज आपको अभी आपको कंसेप्ट दे रही है, थ्योरी बता रहे हैं, समझ रहे बात को ना। अगर अशोक से क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं कि खाली पूछ देगा अशोक का धर्म क्या है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तब क्या करोगे, समझ रहे बात को ना। अशोक ने अपना शस्त्र त्याग क्यों किया, तब क्या करोगे। अभी जो हम बता रहे हैं अशोक से एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सॉरी अशोक से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, समझ रहे बात को ना। आपके एग्जाम में तो इसे पूछा ही जाएगा। पूरा आप खाली ध्यान से सुनिए, एकदम कहानी की तरह बताएंगे आप लोग। हिस्ट्री है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जरूरी की चीज है। तो अशोक जो थे ना, अशोक सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के बगल में एक कलिंग था, ठीक है। अशोक अपने राज का विस्तार करना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि मेरा जो राज है उसका हम क्या करें? विस्तार करें। सब राजा चाहता था। तो राज का विस्तार कैसे होगा? जैसे देखो अपना यहाँ पे कोचिंग है, अब बगलों वाला रूम चाहिए, तो बगल वाला से पहले तो खरीदेंगे। बगल वाला कहेगा हम बेचबे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आनंद बाबू कहेगा सर चलिए ना हड़पिए लेंगे, समझ रहे बात को ना। तो राजा सबको भी ऐसे ही करना पड़ता था। अगर कोई बगल वाला राज है, अगर वो संधि किया, समझौता किया तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करके जीत लीजिए, बात खत्म है। पहले के समय में सरकार का कानून थोड़ी होता था कि सर ये मेरा राज है, ये राजा जीत लिया, जाइए जो जीत गया, जिसमें
जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाएगी। समझ रहे बात को ना। तो कलिंग जो था अशोक के बगल का, अशोक ने कलिंग पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया? कलिंग पे। कलिंग पे जब अशोक ने आक्रमण किया तो युद्ध जीत गया, लेकिन अशोक के पास विशाल सेना था। समझ गए बात को ना। युद्ध में इतने लोग मरे और इतने लोग तड़प रहे थे। समझ गए बात को ना। आप देखिएगा दुनिया में आपको दो आदमी बहुत अच्छा लगेगा, एक आदमी जो मर गया होगा, ठीक है, एक आदमी जो जन्म ही नहीं लिया। दुनिया में दो ही आदमी अच्छे हैं, बाद बाकी सबका देखिएगा बुराई सुनिएगा, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है ना। तो हाँ, अशोक जो देखे ना युद्ध में, युद्ध करने के बाद बहुत सारा तो पूरा नहीं मर गया, कुछ अधमरे सैनिक सब थे, उस सबको जो तड़पते हुए देखा ना, इसका हृदय अंदर से आंदोलित हो उठा कि ये हम क्या कर रहे हैं। समझ गए बात को ना। और अशोक ने कहा क्या कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध तो नहीं करोगे, ठीक है, समझ रहे बात को ना, लेकिन तुमने जो कलिंग के राजा को मार दिया है तो अब तो उसकी रानी बचा हुआ, उसके राज के जनता है, तो वो तुम्हें छोड़ थोड़ी नहीं देगा। समझ रहे बात को ना। तो कलिंग की जो महारानी जो बची हुई थी, कलिंग के जो राजा थे उसकी जो रानी बची हुई थी, और उसके राज की जितनी महिलाएं थी, सारा महिलाएं युद्ध करने के लिए तैयार थी। ठीक है, कि आइए अशोक आपको दिखाते हैं। समझ रहे बात को ना। अशोक क्या हुआ कि वहां पहुंचे, युद्ध करने के लिए पहुंचे अशोक, ठीक है ना। अशोक जब युद्ध करने के लिए वहां पे पहुंचे तो देखे महिलाएं हैं। युद्ध का भी कुछ नियम होता है, समझ रहे बात को ना। तुम लोग वाला लड़ाई नहीं होता है कि सब मारपीट शुरू कर देता है। युद्ध का कुछ रूल होता है कि अगर आप पुरुष हैं तो महिला से युद्ध नहीं करेंगे, किसी बच्चे को नहीं मारेंगे, युद्ध में से कोई भाग रहा है तो आप उस पर गोली नहीं चलाएंगे। तो अशोक ने कहा क्या कि आप तो महिलाएं हैं, आपसे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात को ना। हाँ, उसकी जो राजा की जो वाइफ थी, राजा की जो कन्या थी महारानी, उसने अपने सारे सैनिकों, सारी महिलाएं सैनिक थी, सारे महिला सैनिक को बोली ये यही अशोक है जिसने आपके पति को मारे हैं और आपके बेटे को मारे। समझ के बात को ना। उसके बाद अशोक ने क्या किया, अपना शस्त्र नीचे रख दिया, ठीक है, और उसने कहा क्या कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम जो गलती किए हैं आपके सामने है, आप जो सजा चाहे हमें दे सकते हैं। ये कहानी अगर आप लोग को जरा सा भी समझ में आया होगा तभी हम बताएंगे, 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कहेगा कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कलिंग युद्ध का अशोक पर यह प्रभाव पड़ा कि अशोक क्या किया, युद्ध करना छोड़ दिया, पशु पक्षी का मारना छोड़ दिया, ब्राह्मण धर्म छोड़ के ब्राह्मण धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। लिख लेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, तो लिखिएगा अशोक ने अपने शस्त्र इसलिए रख दिए क्योंकि उसने जब देखा कलिंग युद्ध में बहुत सारे व्यक्ति मरे हुए हैं और वो तड़प रहे हैं, इसको देख के उसका हृदय आंदोलित हो उठा और उसने क्या किया, अपने शस्त्र को त्याग कर दिया। समझ रहे इस बात को। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंप्लीट है अशोक से। अशोक जो चैप्टर अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फंसिएगा नहीं, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, अगर फंस कहोगे सर फंस जाएंगे तो कोई ना कोई उपाय तो तुम लोग निकालिए लेगा, इतना पढ़े हो तो। अब अगला क्वेश्चन है अभिलेख। क्या है बाबू तीसरा क्वेश्चन? अभिलेख। क्या बताएंगे बाबू? अभिलेख। ये अभिलेख क्या होता है? अभिलेख देखो, सारे क्वेश्चन हम जैसे मैथ ट्रिकली होता है ना, वैसे आपको SST हम ट्रिकली बता रहे हैं ताकि आप यहाँ 1 लाइन से 10 लाइन लिखेंगे। तो अभिलेख में पहले याद रखिएगा पत्थर। क्या याद रखिएगा? पत्थर। उसके बाद लिखिएगा राजा, ठीक है ना। अब इसी से पूरा बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभिलेख क्या है, पूरा कंसेप्ट के साथ आप इसको लिख लीजिएगा कि अभिलेख पुराने समय में पत्थरों पे या दीवारों पे जो उत्कीर्ण करके लिखा जाता था, ठीक है ना। जैसे इस दीवार में देखिए पूरा दिखाता होगा, कहीं कहीं पे जैसे कांटे सब जो ठोका हुआ है दिख रहा है ना। हाँ। उसी प्रकार से पहले तो लोग सबके नहीं था, उत्कीर्ण करके ऐसे ऐसे करके जो लिखा जाता था उसी को अभिलेख कहते थे, ठीक है। पत्थरों पे भी लिखा जाता था, तो अभिलेख पत्थरों पे लिखा जाता था। इसको कौन लिखाते थे? तो राजा लोग लिखाते थे। राजा लोग लिखाएंगे अपने ही बारे में लिखाएंगे, समझ गए बात को ना। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, अभिलेख पुराने समय में पत्थरों पे या दीवारों पे जो उत्कीर्ण करके लिखे जाते थे उसको अभिलेख कहते थे। राजा महाराजा अपने राज के बारे में लिखाते थे, अपने राज के विस्तार के बारे में लिखाते थे, एवं उसने कौन कौन से राज से युद्ध जीता उसके बारे में लिखाते थे। अगर हम ज्यादा प्रचलित अभिलेख की बात करें तो अशोक का नाम हमको याद आता है, इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। गुप्त काल में सती प्रथा। चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू? गुप्त काल में क्या चीज में? गुप्त काल में सती प्रथा। क्या बताएंगे? सती प्रथा। चलिए इसमें से कोई जानते हैं आप लोग सती प्रथा क्या होता है? देखो बताएंगे तुम लोग को। सती प्रथा होता है, एकदम विस्तार से बताएंगे।
सती प्रथा में क्या होता था कि देखो महिला, क्या याद रखिएगा, महिला, उसके बाद पति लिख के काट दीजिएगा। क्या करिएगा, पति लिख के काट दीजिएगा। देखो जैसे जैसे ट्रिक बता रहे हैं वैसे समझिएगा इसको। महिला पति लिख के काट दीजिएगा, इसका मतलब महिला जिंदा है, पति मर गया है। ठीक है। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पहले के समय में अगर कोई महिला है, ठीक है, तो उसके पति मर जाते थे, ठीक है ना, तो जो पति मर जाते थे तो उसको जलाया जाता था। तो उसके साथ क्या किया जाता था ना, उसके पत्नी को भी जला दिया जाता था। अभी हम पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, आपसे पूछे कि गुप्त काल में सती प्रथा क्या है, क्या पूछे, गुप्त काल में सती प्रथा क्या है, या पूछे सती प्रथा क्या है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखेगा कि सती प्रथा में जब किसी महिलाएं की पति मर जाते थे, क्या होते थे, महिला के पति मर जाते थे। देखो यहाँ पे मर गया ना महिला की पति। तो महिला की पति जब मर जाते थे तो उस महिला को सफेद वस्त्र पहना के, ठीक है, 4-5 औरत उसको पकड़ के ले जाती थी। उसके साथ एक ब्राह्मण पंडित भी रहते थे और उस जलती चिता पे, ठीक है, उसको धतूर का जो फूल होता है जो भोला बाबा को चढ़ता है, उसको पीस के उसको पिला दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो नशे में रहे, उसको कुछ पता ही ना चले, ठीक है। और चिता पे ले जाके उसका हाथ पैर सब बांध के उस चिता पे रख दिया जाता था। तो स्वाभाविक बात है, रोएगी, तकलीफ होगा तो सब रोने लगता है, समझ रहे बात को ना। तो उस चिता के पास इतना तेज आवाज में ढोल सब बजाया जाता था ना कि उसके रोने का आवाज किसी को सुना ही नहीं देता। और दूसरी बात, वहां पे बहुत धुआं किया जाता था। आग होगा तो धुआं तो होबे करेगा, समझ गए बात को ना। ये सारे चीज थी सती प्रथा में, ठीक है। बात खत्म हो गया सती प्रथा का। हाँ, गुप्त काल में सती प्रथा हो गया। गुप्त काल में आप बताएंगे झरोखा दर्शन। क्या बताएंगे बाबू, झरोखा दर्शन। एक गाना भी नहीं निकला है, कौन गाना निकला है, वो नहीं लगता। झरोखे, तुम्हें देखा आंखों के झरोखे से, ऐसे करके क्या नहीं निकलता। तो यहाँ उसी तरह से यहाँ समझना, झरोखा का मतलब होता है क्या, दर्शन। झरोखा दर्शन, देखो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे को आता भी ये क्वेश्चन, और पढ़ाए तो सबको है, समझ रहे बात को ना। तो आप देखो झरोखा दर्शन में आप ऐसे लिखिएगा, पहले के समय में क्या होता था, अभी भी देखिएगा कि घर में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते, पूजा करते हैं। पहले के समय में झरोखा दर्शन क्या होता था कि राजा जो होते थे ना, एक छज्जा टाइप का बना होता था राजा के महल में, ठीक है, समझ गए बात को ना। उसके साथ बहुत सारे आदमी आके सूर्य भगवान की दर्शन करते थे या पूजा अर्चना करते थे, उसी को झरोखा दर्शन करते हैं, ठीक है। झरोखा के नीचे आके भगवान का दर्शन करना झरोखा दर्शन है, याद रहेगा, भूखे वाला याद रहो, जो याद रहे। तो झरोखा दर्शन में आप ऐसे लिखिएगा कि झरोखा दर्शन में राजा अपने जनताओं के साथ, समझ गए बात को ना, एक छज्जा के नीचे सूर्य भगवान की दर्शन करते थे या पूजा अर्चना करते थे, उसी को झरोखा दर्शन कहते हैं, ठीक है। झरोखा दर्शन अगर और विस्तार से आप पढ़ेंगे तो ये भी होता था कि देखो पहले के समय में क्या होता था ना कि जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, एरोज नाम का क्या एक अंग्रेज था, समझ गए बात को ना, एहोज या एरोज नाम का वो अंग्रेज था। वो अंग्रेज वो झांसी की रानी से बहुत डरता था, और जब वो झांसी की रानी मर गई थी ना, तब वो जो आया था तो वो बोला था क्या, हिंदुस्तान में पहली महिला मर्द है। सोचो, उसको मरने के बाद भी वो कह रहा था कि मरने के बाद भी मुझे इससे डर लगता है। एक महिला से, एक अंग्रेज को मरने के बाद भी डर लग रहा था, समझ गए बात को ना। तो वो झांसी की रानी को कोई अंग्रेज देख नहीं पाया था, समझ गए बात को ना। आजकल की तरह थोड़ी है, किसी को देखना है इंस्टाग्राम, उसका नाम सर्च कीजिए, उसका हजारों वीडियो मिलेगा, समझ रहे बात को ना। तो वो क्या होते थे ना कि उसको देखने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, अगर उससे कोई आदमी मिलने के लिए आया है तो वो किसी के सामने जाते नहीं थे, कोई अंग्रेज देखा भी नहीं था। ये रोज या ये पहला अंग्रेज था जिसने देखा था, वो भी मरने के बाद देखा था। तो इधर आईना रखा हुआ है, ठीक है, इधर अंग्रेज है बैठा हुआ, इधर आईना रखा हुआ है ना, तो यहाँ बैठी रहती थी, तो वो आईने में उसको देख के बात करता था। इधर से वो बोलती थी, पर्दा लगा रहता था, तब वो बोलती थी, वो सुनता था। उसमें भी उसका जो छोटा बेटा था, दत्तक पुत्र था, जो गोद लिया था, वो किसी कारण से, बच्चा तो समझता नहीं है, ऐसे पर्दा हटा दिया तो उस कारण से वो देख लिया था, समझ गए ना। तो इस प्रकार से भी झरोखे दर्शन होता था, समझा ना। जैसे पद्मावती का भी तुम लोग नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी पद्मावती आया था ना, उसका नाम फिर बदलना पड़ा। उसके में अलाउद्दीन जो खिलजी था, वो अपना सारा राजपाट बेच के आया था देखने के लिए, समझ गए बात को ना।
लेकिन पद्मावती मरने के बाद भी उसको नहीं देख पाया। समझ रहे बात को ना। जोहर प्रथा होता था कि आग में कूद जाती थी, उसका अभी भी कुंड बना हुआ है, कहाँ गई पता भी नहीं चला। समझ रहे बात को ना। लेकिन वो भी झरोखे दर्शन में ही बात हुआ, उसे वो देख नहीं पाया। समझ रहे बात को ना। उस भारत देश में हम लोग रहते हैं, उसी भारत देश में अभी देखिएगा इंस्टाग्राम पे आपको कितने लाखों लड़कियां सब जो रहती है उस सब का बहुत सारा वीडियो वहां पे मिलेगा। कितना आदमी को गुस्सा भी आता होगा इस चीज को, तुम लोग को तो नहीं आता होगा। देखो जो रियलिटी बात है वही बताए, जो सच्चाई बात है। देखिए उस टाइम झरोखा दर्शन क्यों होता था ना। अरे उस टाइम जो मान लीजिए अंग्रेज आया, अलाउद्दीन खिलजी अपना सारा कुछ बेच के आया था मिलने के लिए ताकि बात करे, तो भी उसके सामने नहीं गई, झरोखे दर्शन से बात हो गया। नहीं तो जाते कहते हाँ बोलिए क्या बात है। समझ रहे बात को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा झरोखा दर्शन हो गया। अब बताएंगे मीराबाई के बारे में। क्या बताएंगे बाबू? 5वां क्वेश्चन मीराबाई। क्या बताएंगे? मीराबाई। तो मीराबाई में दो ही नाम याद रखिएगा, कृष्ण। क्या याद रखिएगा? कृष्ण भगवान। क्या याद रखिएगा? कृष्ण। मरना। क्या याद रखिएगा? कृष्ण मरना। तो ऐसे याद रखिएगा। मीराबाई जो थी ना वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति। किसकी भक्ति? मीराबाई। और एक दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते करते मूर्ति में समा गई। ये तो मेन चीज हुआ। बाद बाकी इसका पूरा कंसेप्ट आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। समझ रहे बात को ना। लिखेगा मीराबाई एक राजा की बेटी थी। राजा की बेटी थी तो उसका शादी भी राजा के बेटा से होगा, ठीक है ना। तो मीराबाई जो थी एक राजा की बेटी थी। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, बहुत बड़ी भक्ति श्री कृष्ण भगवान की। राज परिवार में उसका शादी कर दिया गया, ठीक है। वकाटक परिवार में उसका शादी कर दिया गया। राजा परिवार था, राजकुमार से। शादी होने के बाद वो क्या हुआ ना, ससुराल जाने के बाद ना वो पुराने वाला डायलॉग में आ गई थी। समझ गए बात को ना। जंगल में घूमना, गीत गाना, श्री कृष्ण भगवान का पूजा करना। उसकी सास बहुत समझाई कि हे पुतो ये सब नहीं करा, हाँ आप ससुराल कथी कैसे सासुर आब गेल छी। समझ गए ना। तो भी मीराबाई नहीं समझी। फिर उसके पति भी समझाए तो भी नहीं समझी। तो उसकी सास एक उपाय ढूंढी कि अब इसको क्या किया जाए नीतीश बाबू, जहर खिला दिया जाए। क्या खिला दिया जाए? जहर खिला दिया जाए। तो जब उसे पता चला कि ये सब हमको मारने का प्रयास कर रही है तो वो क्या की घर से भाग गई और जंगलों में घूम के घुमक्कर की तरह क्या कर रही थी, अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजा करते करते मूर्ति में क्या हो गई, समा गई। बात खत्म हो गया, मर गई, बातें खत्म करी अपने पुस्तक। अब देखो झूम खेती बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? झूम खेती। से बिछड़ी रातों की आधी सी मुलाकात। झूम खेती देखो, झूम खेती जो बताएंगे ना, झूम खेती में आप झूम खेती में याद रखिएगा खेती। झूम खेती में याद रखिएगा पेड़ काट। क्या याद रखिएगा? पेड़ काट। इस चीज की तो हम 80% गारंटी देंगे, 100% गारंटी देंगे, 80% नहीं। क्या कि कुछ लोग नहीं समझता होगा कि जितना क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं ना, थोड़ा सा भी आपको पहले से आता होगा, नहीं भी आता होगा, तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप 100% बना के आएंगे। अब कुछ कुछ लोग को पूरा क्वेश्चन आता होगा तो उसको थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, तो रिवीजन हो जाएगा। तो आप देखिए झूम खेती में क्या होता है कि पेड़ को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? पेड़ को काट दिया जाता है। झूम खेती में देखो, ध्यान से देखिए, फिर से बताते हैं। झूम खेती पेड़ काट। झूम खेती में क्या होता है कि जैसे ये सब जंगल में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ को क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। पेड़ पौधा सब छोटा छोटा रहता है, उसको काट दिया जाता है। सूखने के बाद फिर क्या होता है, वो उसको जला दिया जाता है। यहाँ पे खेती करता है, फिर दूसरी जगह चल जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा झूम खेती से। पहले अस्थिर से देखिए, लिखिएगा झूम खेती जो करते हैं ना, झूम खेती घुमक्कर जाति के लोग सब करते हैं। क्या करते हैं? झूम खेती घुमक्कर जाति के लोग सब करते हैं। झूम खेती में क्या होते हैं कि लोग जंगलों को काट देते हैं। जंगलों को काटने के बाद क्या करते हैं, वहां पे उस पेड़ पौधे को क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। और जला देने के बाद फिर दूसरे जगह जाके खेती करने लगते हैं। तो इससे तो पर्यावरण का भी नुकसान होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है ना, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो ये खेती अच्छा नहीं है। आपको क्वेश्चन कैसे कहेगा, पहले झूम खेती क्या है। तो झूम खेती क्या है तब लिखिएगा कि घुमक्कर जाति के लोग जो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं, पेड़ पौधे को काट देते हैं। काटने के बाद उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद वो जो जब जल जाता है तो वहां पे खेती करते हैं कुछ दिन, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। दूसरे जगह भी इसी प्रकार से खेती करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछेगा झूम खेती क्या है। दूसरा कहेगा कि झूम खेती से क्या नुकसान होता है।
या झूम खेती पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है? तो लिखिएगा, झूम खेती पर्यावरण को इस प्रकार से हानि पहुंचाता है कि जब पेड़ पौधे को काट दिया जाता है तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इतना ही नहीं, उसको जला भी दिया जाता है। समझ रहे बात को ना। आइए, घुमक्कर जाति के लोग बहुत सारे जगहों पे जाके करते हैं। चलिए, झूम खेती कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बताएंगे, संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? क्या याद रखिएगा? संविधान 1950 को क्यों लागू हुआ? संविधान कब आशीष बाबू? संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? क्या बताएंगे? 1950 को क्यों लागू हुआ? देखो, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? इसका मतलब संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। आता है आशीष बाबू क्वेश्चन? हाँ। चलिए बताइए, खड़ा होकर थोड़ा सा। संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को तैयार हुआ बनकर। अच्छा, 26 जनवरी क्या क्या बोल रहा है लड़का? बैठिए बैठिए बैठिए। 26 जनवरी 1954। अच्छा बैठिए बैठिए, आशीष को डर हो गया। बैठ जाइए बैठ जाइए, अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपका फोटो नहीं आया, आवाजें आया ना, अच्छा कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन बताएंगे, संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? ध्यान से पहले देखिए। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये दिमाग लगाओ, इसका मतलब संविधान पहले ही बन गया था। ये जो पूछ रहा है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, इसका मतलब संविधान पहले बन चुका था। संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार था। तो तुम कहोगे तो सर बन के तैयार था तो लागू काहे न हो गया? समझ रहे बात को ना। तो लागू जो किया जाएगा तो किसी शुभ अवसर पे किया जाएगा ना। समझ रहे बात को ना। जैसे तो संविधान के बारे में पहले बता देते हैं। हमारा जो संविधान है ना, संविधान से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, मतलब 2000 से लेके 2024 तक जो 12th का एग्जाम हुआ है, इसमें कभी भी संविधान से 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक ही क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले पूछा जाता था, ठीक है। इससे पहले बार बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है संविधान से। और 2000 के बाद 17 में 18 में एक बार 2 क्वेश्चन पूछा। मतलब मेनली समझिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो 2 पूछेगा। तो हमारा जो संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। समझ रहे बात को ना। उसके बाद हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और हमारा संविधान लिखित संविधान है। 200 देशों का लगभग अध्ययन करके तब हमारे देश के संविधान को लिखा गया है। समझ रहे बात को ना। अमेरिका का जो संविधान है वो हमारे देश के संविधान से छोटा है। पहले वो उसी अमेरिका का संविधान बना है। समझ रहे बात को ना। और हमारे संविधान में जो 1935 का अधिनियम था, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहुत सारा फैक्ट वहीं से लिया गया। तो बहुत सारे विद्वानों का ये हर एक जितना चीज हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, इसलिए सारी चीज को गौर से सुनिएगा। तो 1935 का जो बहुत सारा असर पड़ा है, बहुत सारा फैक्ट लिया गया है, तो इसका मतलब तो 1935 में शासन था अंग्रेज का। तो इसका मतलब हमारा तो आधा संविधान अंग्रेजी के अनुसार है भी। ठीक से कानून पढ़ोगे तो लगेगा कि अंग्रेजी वाला सब रूल सब है। रॉलेट एक्ट सब तो तुम लोग पढ़वे किया था, बिना वकील बिना दलील का कानून था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1935 का हमारे संविधान पर क्या असर पड़ा, या 1935 के अधिनियम का हमारे संविधान में क्या असर है। समझ रहे बात को ना। वो सारी चीज एक एक करके बताएंगे। पहले मेन चीज आपको बताना है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। तो लिखिएगा, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था आशीष बाबू? प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। हम लोग उस टाइम आजाद नहीं थे, एडवांस में। समझ रहे बात को ना। हाँ, समझ के बात को ना। हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए थे। स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए थे, दिवस के रूप में मनाए थे। रूप में जैसे नीतीश या नीतीश जी के जैसा, दोनों में अंतर है। जैसे हमारे देश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आइए अपना नीतीश जी, दोनों में बहुत का अंतर है। समझ रहे बात को ना। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाए थे, ठीक है। उस दिन को यादगार करने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किए। ठीक से अब समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? फिर से एक बार बताते हैं। कहिएगा, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? तो लिखिएगा, प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। उस दिन को यादगार करने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए। अगर आप लोग भूलिएगा तो दूसरा आंसर इस प्रकार से लिखिएगा कि
हम प्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाए थे, 26 जनवरी 1930 को। उस दिन को ताजा करने के लिए या उस दिन को यादगार रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू करते हैं। जो हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बहुत सारे विद्वानों ने इसको मिलकर लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या पूछेंगे बाबू? 7 नंबर क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, जैसे कोई व्यक्ति अस्थाई निवासी है, जैसे शिवम जी राय साहब पोखरी का अस्थाई निवासी है। इसका मतलब इसका घर यहाँ से इधर उधर नहीं जाएगा, कभी इसको खोजना रहेगा तो यहाँ आओगे तो वहीं मिलेगा। अस्थिर है, यहाँ तो अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई का बंदोबस्त का मतलब होता है सरकार जो किराए या जो कर या जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है, समझ रहे बात को ना, वही कर टैक्स सब दिन लेते रहेंगे, उसका घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। समझ रहे बात को ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त में सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त लिख लीजिएगा, लिखिएगा सरकार कर घटबट। देखिए ये 4 पॉइंट से आप पूरा लिख देंगे क्या? ऐसे ही लिखना। आप अपने फेयर कॉपी में, आप अपने नोट्स में ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एग्जाम के लिए। तो अस्थाई बंदोबस्त में लिखिएगा सरकार के द्वारा कर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, कर सीमित कर दिया जाता है। वो कर को न तो घटाया जाता है और न तो बढ़ाया जाता है, उसी को हम अस्थाई बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में सरकार के द्वारा जो कर का निर्धारण कर दिया जाता है वो निश्चित समय के लिए न तो घटाया जाता है न तो बढ़ाया जाता है। अब क्वेश्चन फंसाएगा, अस्थाई बंदोबस्त के लाभ बताइए। आप कहिएगा अस्थाई बंदोबस्त का लाभ होता है सर कि कर न तो घटाया जाता है न तो बढ़ाया जाता है, तो अधिक कर्मचारी नहीं बहाल करना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे बात को ना, अधिक कर्मचारी नहीं बहाल करना पड़ता, बार बार हिसाब किताब नहीं करना पड़ता है। फिर कहेगा अच्छा बच्चा बहुत पढ़ के आए, रुको अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहेगा बताओ अस्थाई बंदोबस्त का हानि बताओ। अब कहोगे अच्छा रुकिए ना, ये भी बताएंगे, पूरा आता है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त का हानि ये होता है कि लिखिएगा कर को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, कर को हम क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जिस कारण से हमारी आय में कमी भी हो सकती है। हानि भी हो गया, इसका लाभ भी बता दिया और हानि भी बता दी, बात खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन का मतलब समझो कि 30 से 40 क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति, क्या बताएंगे बाबू? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे बात को ना, 3 कम से कम शॉर्ट में पूछेगा, 1 लॉन्ग में 5 नंबर वाला में पूछेगा। समझ रहे बात को ना, 3 नहीं पूछेगा शॉर्ट में तो 2 पूछेगा, 1 लॉन्ग वाला में, मतलब शॉर्ट लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन 100% 1857 की क्रांति से रहेगा। इसकी पूरी कहानी बताते हैं 1857 की क्रांति को एकदम शुरू से। आपसे अगर क्वेश्चन देखो, 1857 की जो क्रांति है ना, मूल रूप से यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, क्या था? मूल रूप से यह एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बहुत सारे आदमी का यह भी कहना था कि इसमें तो सभी प्रकार के लोग भाग लिए तो ये सिर्फ सैनिक विद्रोह ही क्यों कहा गया? देखो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई मेरठ के एक सैनिक छावनी से। ठीक है, मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। वहां पे एक अफवाह फैलाई गई कि बम और बंदूक जो नया दिया गया, एनफील्ड राइफल पहले चला रहा था वो सब, ठीक है, तो नया जो बम और बंदूक दिया गया है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है। ठीक है, यह अफवाह फैलाया गया। वो तो कहा ठीक है, वो कहा आटा जो दिया जा रहा है उसमें गाय और सुअर की हड्डी पीस के मिला दिया गया। समझ रहे बात को ना, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, हम लोग गाय का मांस अगर जो कोई खाता है तो उसका क्या होता है? धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या होता है? उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अब मुस्लिम अगर सुअर का मांस खाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। तो सैनिक सब क्या किए? बंदूक सब छोड़ दिए। इतना ही नहीं, अब वो गाय और सुअर का चर्बी मिलाया कहाँ गया था? तो तुम कहोगे सर गाय का मतलब बंदूक में अगर चमड़ी लगा हुआ तो उसको पकड़ने से थोड़ी ना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। देखो दिमाग कितना लगाया, अंग्रेज तो अंग्रेज थे ना,
वो जो बंदूक में जो गोली लगता था मैगजीन, समझ रहे बात को ना, राइफल में, एनफील्ड राइफल में, वो जिस में बंद रहता था ना, वो बना होता था किसका, वही चर्बी का, ठीक है। और उसको दांत से खींचना पड़ता था, तभी उसमें गोली लगा पाते। तुम दांत ही से खींचना पड़ता तो तुमको सर हाथ से होता ही नहीं, ऐसा उस टाइम सेट किया था। आखिर वो वाला बंदूक पता नहीं अब कहाँ है, समझ रहे बात को ना। तो दांत से खींचना ही पड़ता, मतलब मजबूरी था, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये भी नहीं भाई उधर से गोली चला रहा है, इधर से हम देखेंगे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, दांत से हम खींचेंगे नहीं खींचे, आपको तो चलाना ही पड़ेगा, आपको धर्म भ्रष्ट करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछता है कि रोटी, चपाती को रोटी बोला जाता, कमल और चपाती चिन्ह था उसका 1857 क्रांति के था ना। तो मंगल पांडे नाम का सैनिक ने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया बहुत सारे जगह से, धीरे धीरे पूरा फैल गया देश में। पहले के समय में अखबार पर प्रतिबंध लगा हुआ था पेपर पे। एक चीज बताओ, अगर पेपरों रहता तो 10 गो बुढ़वा में देखोगे 1 गो बुढ़वा पढ़ल रहता है ना, तो फिर कैसे होता। बात को तो तेजी से फैलाया भी नहीं, लेकिन पहले के समय में बहुत सारा यूनिटी था। कोई एगो पेपर आया, कोई एक बुजुर्ग लिए 10 गो बुजुर्ग बैठा रहता था, ठीक है, उसमें पढ़ के बताता था, सब सुनते थे। अभी तो सर पढ़ाते रहते तो बच्चा ठीक से नहीं सुनता, तो पेपर का बात कौन सुनेगा, समझ गए बात को। 1857 की क्रांति शुरू हो गई, एकदम गनगना गया, ठीक है ना। सभी जगह से आंदोलन होने लगा। आरा की अगर बात करें हम, आरा से कौन थे बाबू, तुम लोग को याद होगा, आरा से कौन कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व? कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अब पटना से कौन कर रहे थे? पीर अली। पटना से कौन, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो वीर कुंवर सिंह जो थे 80 साल के थे बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग थे, 100 अंग्रेज के दांत खट्टा कर दिए, समझे बात को ना। अरे हमारा जो बिहार राज्य है, स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू हुआ था। जगदीश चंद्र, सॉरी, आरा से कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह, वेरी गुड। वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे, उसने तभी अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज से युद्ध करते करते वो जब मर गए, तो वीर कुंवर सिंह के बाद उसका भाई जो अमर सिंह था, वो उसके स्थान पे आया, वो भी 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब पटना से पीरा ले लिया। अब 1857 की क्रांति शुरू हो गई। 1857 की क्रांति का डेट क्या था, याद है तुम लोग को? पहले वाला डेट क्या था? 10 मई। कितना को शुरू होने वाला था? 30 मई। अच्छा बाबू, ये चीज 30 मई को स्कूल में 10 मई को हो गया था। क्रांति का डेट था 30 तारीख को, ठीक है ना। समझ रहे बात को ना, थोड़ा सा पढ़िएगा तब ना याद रहेगा। 30 तारीख को था, ठीक है, और वो शुरू हो गया 10 तारीख को, समझ गए बात को ना। मतलब क्रांति समय से पहले हो गई। तो क्रांति जो समय से पहले हो गई, तो इसमें बहुत सारा समस्या आएगा। पहला तो पैसा की कमी था। दूसरा बात, योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था। योग्य नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है कि क्रांति कैसे शुरू किया जाएगा, कब क्या करना है, ये डायरेक्शन देने वाले लोगों की कमी थी, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक छात्र के जीवन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर तलवार कितना भी तेज है और उसको काटने वाला, अगर उसे चलाने वाला अगर सातिर आदमी नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा। और चलाने वाला सातिर आदमी है, भुतरा तलवार भी रहेगा तो उसको घस घस के तेज करके किसी का गर्दन काट देगा। ये चीज भी होता है ना। तो क्रांति तो बड़े स्तर पे शुरू हो गया, लेकिन उसका जो नेतृत्व करता है, उसकी अगर कमी है तो सफल करने में तो दिक्कत होगी। एक तो समय से पहले हो गया, और उसका नेतृत्व करता भी नहीं था उस क्रांति का, ठीक है ना। तो ये क्रांति बहुत सारे जगह फैल गई। अब क्या करता था, हमारा देश तो चापलूसों का देश है, नहीं तो अंग्रेज हमारे देश में आ कैसे पाते। बहुत सारे जो जमींदार वर्ग के लोग थे, वो बहुत सारे लोग अंग्रेज का ही सपोर्ट कर रहे थे, समझ रहे बात को ना। 1857 की क्रांति शुरू हुआ, अब पूरा देश एक बार विरोध कर देता तो अंग्रेज तो कहां से कहां चल जाते थे। बहुत सारे जमींदार लोग थे, वो अंग्रेज के भी तो पक्ष में थे, उस सबके साथ भी तो लड़ना है, आंदोलन कर रहे हैं, पैसा नहीं है। तो आप ऐसे लिखिएगा, 1857 की क्रांति की तारीख थी 30 मई। कितनी तारीख थी? 30। और शुरू हो गई, कितना था बाबू? 30 मई। और शुरू कितने मई को हो गई? 10 मई को। पहले हो गई ना। जैसे देखो, आशीष बाबू की शादी है 10 तारीख को, और तुम सब बाराती पहुंच जाएगा उसके घर पे 8 तारीख को, तो क्या होगा? वहां पे कोई व्यवस्था मिलेगा? वहां पे तो कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा। जाइएगा तो टेंट उंटू नहीं लगा देगा क्या आशीष? कहता है रेडीमेड लगा देगा सर। अरे नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। उसी कारण से क्रांति में भी हुआ ना। क्रांति जो इतने दिन समय से पहले हो गया, तो सारा व्यवस्था नहीं था, बंदूक बंदूक नहीं होगा, गोली वोली नहीं बनाया होगा, बम उम नहीं बनाया होगा, समझ रहे बात को ना। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा।
पहले न्यूज चैनल या मीडिया फलाना चिलाना थोड़ी था। अभी कहेगा आंदोलन शुरू तो मिनटों में हजारों आदमी के पास पहुंच जाएगा। पहले तो एक बात दूसरे के घर में पहुंचाने के लिए उसके घर पे जाना पड़ता था। अब वो आदमी है कि नहीं है तब तक रुकना पड़ता था। अभी क्या है, एक बार मैसेज करिए ग्रुप में, देखिए कहां से कहां क्वेश्चन पहुंच जाएगा, पूरा 5 सेकंड में हजारों आदमी के पास पहुंच जाएगा। तो 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का झलक देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। अब कोई ऐसा महान बच्चा है जो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे और सब क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, लेकिन हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको हम थ्योरी में बताए अभी। चलिए पहला क्वेश्चन पूछेंगे अभी। आशीष आप पहले से हाथ खड़ा कर रहा है, अच्छा फंसेगा, रुको। 1857 की क्रांति का मूल कारण बताओ। खड़ा होकर जोर से बोलिए, तुम तो आवाज लड़की वाला धीरे धीरे बोलता है, जोर से बोलो। 1857 की क्रांति का मूल कारण है जो बंदूक और बम में गाय एवं सूअर की चर्बी को मिला दिया जाता था, जिससे दांत से खींच के जलाना पड़ता था, और दांत से खींचे पे हिंदू गाय की चमड़ी गाय से। ठीक समझ रहे, बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो 1857 की क्रांति की असफलता का कारण कौन बताएगा? अपने मन से बताइए, खड़ा होकर। तुम ही सब बताओगे तो और सब भोज खाने आया क्या? 1857 के क्रांति की असफलता का कारण, हाथ ही खड़ा करो, हम समझ जाएंगे किस किस को आता है। तुम लोग को आता है? अरे तो एक नहीं होता कि सत्यनारायण भगवान का जो पूजा होते रहता है तो लोग सब चुपचाप बैठे रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे ही घंटी बजाएगा प्रसादी बांटने वाला रहेगा कि जैसे शिवम चप्पल ऊपर लेगा आगे चल जाएगा, एकदम लग जाएगा। तभी से सुना रहे थे, चुपचाप सब सुन रहे थे। आप पूछ रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन बताओ, तो सब हमको नहीं आएगा। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, तो लिखिएगा ऐसे, 1857 की क्रांति की असफलता का कारण था क्रांति समय से पहले हो गई थी और इसमें नेतृत्वकर्ता की कमी थी। मतलब आंदोलन का जो डायरेक्शन देने वाले थे उसकी क्या थी? कमी थी। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति एक धार्मिक आंदोलन था, कैसे? तो आप ऐसे लिखिएगा, धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए। 1857 की क्रांति एक धार्मिक क्रांति थी इस कारण से क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला दी गई थी, और गाय और सुअर की चर्बी मिला देने के कारण क्या होता था? हिंदू और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, ये खत्म हो गया 1857 की क्रांति। और पूछेगा 1857 की क्रांति जन विद्रोह था कैसे? जन विद्रोह, जन का मतलब आदमी, लोगों का विद्रोह था कैसे? तो अब कुछ जो बचा है सब लिख देना इसमें। लिखिएगा 1857 की क्रांति, रुको वीडियो बना रहे इसलिए, तो तुमको ठीक करते मार के, सब बदमाशी निकालेंगे। 1857 की क्रांति एक जन विद्रोह था। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के लोगों ने भाग लिया। ठीक है, जो जमींदार वर्ग के लोग थे, सो जो गरीब वर्ग के लोग से तो जो व्यापारी थे, सभी प्रकार के लोगों ने क्या किया? इस क्रांति में भाग लिए और इस क्रांति को सफल बनाया। चलिए सारा चीज कर